नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जिनस। इसमें हमारे साथ स्टेट ओबीसी मोर्चा के सुनील प्रजापति मौजूद हैं। प्रजापति, ओबीसी ऐसा एक मुद्दा बन गया है, हर कोई ओबीसी के गिनती की बात कर रहा है। बतौर बीजेपी स्टेट ओबीसी मोर्चा, आपको क्या लगता है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार फैसला अच्छे तरीके से इसमें बात कर सकती है। तो समय आने पर, जैसे पहले भी अगर हुआ है, तो सरकार वो बेहतर इसमें बात करेगी कि क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि किसी भी एरिया में, किसी भी स्टेट में, जैसे बाकी स्टेट्स में भी जनगणना अपने स्टेट सरकार ने अधिकार दे रखे हैं। जो 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत सरकार ने सभी स्टेट्स को पावर दे चुके हैं वो, कि आप अपने हिसाब से जनगणना करवा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ओबीसी की जनगणना हो। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ओबीसी समाज की जनगणना? देखिए, अगर बीजेपी अगर नहीं चाहती होती तो बिहार राज्य अपनी जनगणना कैसे करा पाता। जैसे आपने देखा कि पिछले साल बिहार ने अपनी राज्य जनगणना करवाई है, तो भारत की गवर्नमेंट ने ही उनको अधिकार दिए थे। ये जो मैं बात की अभी कि 127 अमेंडमेंट एक्ट के तहत पावर्स दे दी गई हैं। तो क्योंकि बड़ी सारी कास्टों का थोड़ा सा इशू है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर गुप्ता अपर कास्ट हैं, जिनको बाहर साहू बोला जाता है, तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में वहाँ पर वो ओबीसी में है। तो थोड़ी सा दिक्कत आती है। तो सरकार आने वाले समय में इसमें निर्णय ले सकती है। जो ओबीसी समाज में जो पहली कास्ट थी, लगभग कहते थे 7 से 65 कास्ट हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, उनको तो अभी तक आरक्षण का या किसी चीज़ का बेनिफिट हुआ नहीं। ऊपर से अब केंद्र सरकार द्वारा और कास्टों को बीच में जोड़ दिया गया। क्या वो उन कास्टों के साथ नाइंसाफ़ी ना, जिनको पहले कुछ मिला नहीं, जो अब कोई मिलने की अगर उम्मीद जगी है, कोई आस जगी है कि इस दफ़ा ओबीसी की जनगणना होगी, उनकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा, उनका ग्राफ बढ़ेगा, तो उनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन उनके प्रतिनिधित्व देने के बजाय उल्टा और कास्टें बीच में जोड़ दी गई। देखिए, बात ये है कि ओबीसी का इसमें एक डेफिनेशन है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी सारी कास्ट जो हैं, जो यहाँ पर अपर कास्ट हैं, दूसरी स्टेटों में वो ओबीसी के दायरे में आती हैं। तो सरकार ने अब यहाँ पर 57 कास्ट हैं जो आइडेंटिफाई पहले हुई थी। लेकिन जैसे कमीशन बनाया गया, तो कमीशन के पास जो है लगभग कुछ 40 से 42 कास्टें ही आई हैं। बाकी कास्टों के लोग जो हैं, जिनकी पॉपुलेशन जो कम होगी, तो वो लोग अभी कमीशन के पास नहीं पहुंचे हैं। आने वाले समय में वो भी ऐड हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी कास्टों को ओबीसी के बीच में जोड़ा जा रहा है कि जो कास्टें ऑलरेडी समृद्ध, और वो भी विरोध करिए, हमें ओबीसी में नहीं जाना, लेकिन उनको ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है। कहीं ये वही पॉलिटिक्स तो नहीं ना हो रही कि पहले भी जो अपर कास्टें थी वो अधिक शेयर ले जाती थी जॉब्स वगैरह में या किसी गवर्नमेंट स्कीम्स में। तो जब ओबीसी की अगर आबादी ज़्यादा, उनको अब मिलने की आस हुई, तो ज़बरदस्ती उन कास्टों को ओबीसी में घुसा के उनको पीछे के रास्ते से बेनिफिट देने की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कास्टें आई हैं वो दूसरे प्रदेशों में ऑलरेडी ओबीसी में है। और जिन कास्टों ने, अगर किसी एक कास्ट ने विरोध किया है, वो कुछ लोगों ने उनका कुछ एक सेक्शन ऑफ पोर्शन हो सकता है कि जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्हीं के समाज के लोगों ने, जो उनके प्रधान हैं, उनके डेलीगेशंस यहाँ पर कमीशन के पास आए थे और उन्होंने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पर ओबीसी का दर्जा दिया जाए, तभी सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है। कल गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से जानकारी, हालांकि उनका अभी कंफर्मेशन ही हुई है कि कल वो जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपको मौका मिलता है उनसे मिलने का, तो क्या आप ओबीसी मोर्चे, आप उनके समक्ष ये बात रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी अगर कोई दूसरी कास्ट है, एससी है या दूसरे, उनको एक दफ़ा उनको कास्ट के आधार पे सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में हर 5 साल के बाद बंदे को अपनी सफाई देनी पड़ती, फिर वो डॉक्यूमेंट का पुलंदा लाकर लाना पड़ता है, ये हम ओबीसी हैं, और ओबीसी में बनने के बावजूद भी उनको ओबीसी नहीं ओएसडी दिया जाता, और उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता। क्या इस ओबीसी समाज जिसे ओएसडी कहा जा रहा था, अब ओबीसी कहा जाएगा, तो क्या उनको एक वन टाइम सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए? है तो एक सर्टिफिकेट या देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपसे, ये भी लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया गया है कि वन टाइम सर्टिफिकेट। मेरा ये मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी की पॉपुलेशन है 52%। फिर आधी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की। अगर 140 करोड़ आबादी है, तो मान के चलो कि 70 करोड़ आबादी जो है ओबीसी की है। तो आप 70 करोड़ की आबादी में अगर सबका वन टाइम सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ आप, 70 करोड़ में 1 करोड़ लोग वो भी होंगे जो
बड़े ज़्यादा सक्षम होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर उनमें से होंगे, या फिर करोड़पति लोग होंगे, तो फिर बच्चे उन्हीं के आगे आएंगे। सरकार ने एक बहुत अच्छा सिस्टम किया है। मेरी बात सुनिए, क्रीमी लेयर इसलिए रखी है कि जो गरीब बंदा जिसको आरक्षण की ज़रूरत है उसको मिले। लेकिन यही बात, तो यही क्राइटेरिया जो आपने बोला, आपके शब्द हैं जो, तो ये तो फिर एससी पे भी लागू होता है। आज की डेट में अगर 13% उनको मिल रहा है तो 140 करोड़ की आबादी में लगभग 15 करोड़ के आसपास लगा लो एससी। और उसमें भी एससी समाज के लोगों को पिछले कई समय से आरक्षण मिल रहा है, तो क्या वो लोग समृद्ध नहीं है? क्या वो आईएएस अफसर या आईपीएस नहीं है? देखिए, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं अगर किसी को एक बार आरक्षण का लाभ हो जाता है, वो अगर सक्षम हो जाता है, तो फिर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी, हमारा ही समाज है, हम उनके बारे नहीं टिप्पणी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब को फर्क पड़ेगा। आपने बताया कि अगर 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ समृद्ध होगा, इसलिए हम नहीं दे रहे। तो भैया समाज में तो, उनके समाज में भी कई लोग समृद्ध है, अपर समाज में भी कई ऐसे लोग हैं, अपर कास्ट में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। मेरा ये मानना है, देखो अपर कास्ट में जो बिल्कुल गरीब हैं उनको ईडब्ल्यूएस सरकार दे रही है, उनको 10% आरक्षण सरकार ने दे दिया है। तो उनमें से भी जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, सरकार उनको आरक्षण दे रही है। और मेरा विचार है, मेरी पार्टी का नहीं, मेरा ये एक विचार है कि अगर एक बार जो सक्षम व्यक्ति है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए, जो गरीब तबका है उसको बेनिफिट मिले। अब जैसे आपने कहा, बिहार ने अपने लेवल पे ओबीसी की जनगणना करा दिया। अब जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय एलजी प्रशासन जो है कि वो चला रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी ओबीसी की जनगणना हो पाएगी या होगी, या आप उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं या कोई मेमोरेंडम वगैरह? इसके लिए हमने शुरुआत हुई है। जैसा कि यहाँ पे डेडिकेशन कमीशन बनाया गया है सरकार द्वारा, जिसमें आने वाले समय में हमें जैसे पंचायतों में और लोकल बॉडी में आरक्षण मिल रहा है, तो उसके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, तो उसके लिए एक डेडिकेशन 3 मेंबर कमेटी बनाई है। जैसे इलेक्शन होंगे उसके बाद वो काम शुरू करेंगे, तो ओबीसी का जो जितना जहाँ पे ओबीसी के लोग हैं उनके बारे में वो रिपोर्ट ले रहे हैं, उसके तरीके एक शुरुआत हुई है। तो क्या ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भी क्या ओबीसी समाज से लोगों को टिकट दिया है या नहीं दिया? देखिए, जैसा हमारा ये एक मानना है कि हमारा देश पहले है, पार्टी सेकंड है और सेल्फ लास्ट है। हम डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समय आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले समय में ओबीसी समाज को समय समय पे जो उनके हक मिलते हैं वो मिलेंगे, पार्टी देगी, ऐसी बात नहीं। पार्टी ने अगर दूसरे प्रदेशों में दिया, आने वाले समय में यहाँ पे भी देगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये थे सुनील प्रजापति जी। हालांकि इनकी भी कुछ लिमिटेशन रहती है, बीइंग ओबीसी मोर्चा बीजेपी के हैं ये, तो इनकी लिमिटेशन रहती है। उस लिमिटेशन के बीच की ही ये बात कर सकते हैं, क्योंकि उससे ऊपर की जो बात है वो जो इनके हायर नेता रहते हैं या हायर कमेटीज रहती है उनके पास वो, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बचाव और एक करने का प्रयास भी किया है कि और ओबीसी समाज को लेकर जो जनगणना है उसके लिए जितने सक्षम हो सकते थे और ये बोले, और इन्होंने हर उस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया खुल के जो इनके बस में था। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी है, अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट के लिए देख रही है डोगरा जेम्स।